में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं नलिनी विभूति प्लस 2 उच्च विद्यालय शकरदास नवादा बजरगंज गया से आज मैं पुनः आप सभी को कक्षा 12वीं के क्रैश कोर्स के अंतर्गत में भौतिकी विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 150 क्वेश्चन आपके पास मैं दे रहा हूं, जिसमें से करीब करीब आपको 70% का मार्क्स जो है आने वाला है। तो चलें हम लोग सभी ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को देखते जाएं और इसका आंसर को भी देखते जाएं। बच्चों, मैं पुनः आप लोगों को सलाह देता हूं कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट बनाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको नंबर आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका नंबर उतना ही पीछे चलते चला जाएगा। तो चलें हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 2। समान त्रिज्याओं के तांबे के एक खोखले एवं एक ठोस गोलों को समान विभव एक आवेशित किया जाता है। दोनों को, तांबा का है और समान रेडियस है, एक खोखला है और एक ठोस है, दोनों को आवेशित किया जाता है सेम वोल्टेज से। तो इसमें क्वेश्चन किया गया किस गोले पर अधिक आवेश जमा होगा। अब आपको बताना है इसमें कि खोखला पर ज़्यादा जमा होगा या सॉलिड पर जमा होगा। तो ये बहुत ही कहना मुश्किल है कि किस पर ज़्यादा जमा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कुछ नहीं कहा जा सकता है। चले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो जूल बटा कूलम, सभी को हम लोग जानते हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, संधारित्र या संचयक का कैपेसिटर या कंडेंसर का काम क्या है? धारिता को बढ़ाना, धारिता को घटाना, धारिता को न तो बढ़ाना और न ही घटाना, इनमें से कोई नहीं। तो कैपेसिटर का काम है धारिता को बढ़ाना, है ना। कैपेसिटर का काम है धारिता को बढ़ाने का काम होता है। चले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हमारा क्वेश्चन है 6.1 तथा 6.2 धारिता वाले दो संधारित्रों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य इक्विवेलेंट धारिता कितनी होगी? तो यहाँ पर हमारा समानांतर क्रम में है, पैरेलल में है, और सभी हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में C1 + C2 होगा और रेजिस्टेंस के केस में 1/R1 + 1/R2 होगा। आप इसे अच्छी तरह से परिचित हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। संधारित्र की ऊर्जा होती है 1/2 CV²। हम इससे आपको 3 और भी सूत्र निकाले थे, आप पिछले का वीडियो निकाल करके देख लेंगे, जो मॉडल सेट शायद 7 में होगा। ठीक है, तो आप संधारित्र की ऊर्जा का बहुत सारे सूत्र है। आप यहां पर 1/2 CV² है, कभी C का मान रखेंगे तो कभी V का मान रखेंगे Q के साथ रिलेट करके, तो हमारा अलग अलग आंसर आएगा। चले क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सदिश है? तो आवेश, धारिता, विद्युत तीव्रता, इनमें से कोई नहीं। तो आवेश में विद्युत तीव्रता का नाम आता है। आवेश धारिता जो है यह अदिश राशि है, तो हमारा सदिश राशि यहां पर कौन है? विद्युत तीव्रता है। क्वेश्चन नंबर 9, समविभवी तल और विद्युत बल रेखा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। ठीक है, कितने डिग्री पर काटती है? 90 डिग्री पर काटती है। चले दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलम तथा +8 माइक्रोकूलम एक दूसरे को 40 न्यूटन केबल से प्रतिकर्षित होते हैं। अगर उनमें से प्रत्येक पर 5 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए तो उनके बीच बल कितना होगा? तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद -10 न्यूटन का आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। विद्युत द्विध्रुवीय आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है ना? तो P बराबर होता है Q × 2L। तो Q का मान हो गया यहाँ पर कूलम्ब और M हो गया मीटर, यानी कूलम मीटर होता है इसका। ठीक है, इसके सही से आप सुधार लेंगे, ये कूलम मीटर लिखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम लोग चलेंगे। जब उच्च ऊर्जा की अल्ट्रावायलेट फोटोन किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्वेश्चन है, जब उच्च ऊर्जा की अल्ट्रावायलेट फोटोन
किसी विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है तो अविचलित हो जाता है। क्या होता है? अविचलित रहता है ना। वो किसी प्रकार का उसमें ना ही त्वरित होगा और ना ही अवमंदित होगा, वह सीधे डायरेक्टेड हुआ अविचलित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या है? गोलीय खोल के अंदर विद्युत तीव्रता होती है, खोल के अंदर में विद्युत तीव्रता शून्य होती है। चले क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कल भी एक क्वेश्चन आया था, साबुन के बुलबुले की आविष्ट करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी? साबुन के बुलबुला के ऊपर अगर हम चार्ज करेंगे साबुन के बुलबुला को तो वह क्या होगा? उसकी त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आया था, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ऊर्जा का मान। चलो क्वेश्चन नंबर 16 किसी संधारित्र कैपेसिटर की धारिता का मात्रा क्या होता है? फैराडे। फैराडे साहब ने इसका खोज किया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया। आवेश वितरण से होता है क्या? ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा की वृद्धि, ऊर्जा नियत, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम लोग चलते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र में जब वायु के स्थान पर उच्च प्रावैद्युत डाला जाता है तो क्या होगा? यानी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा छुटा हुआ है, धारिता क्या होगी, है ना। तो धारिता क्या होगी या बढ़ जाती है ना। आइए इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन आपको हम पिछले वीडियो में डाले हुए हैं, है ना, कि एक कैपेसिटर के बीच में अगर माइका डाल दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर उच्च प्रावैद्युत पदार्थ कोई भी डाल दिया जाए, है ना, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि रड को डाल दिया जाए तो क्या होगा? इसका धारिता जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 वान डी ग्राफ जनरेटर एक ऐसा मशीन है जिससे उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? वान डी जनरेटर से उच्च वोल्टता, है ना, 10,000 वोल्ट इससे उत्पन्न किया जाता है वान डी ग्राफ जनरेटर से। चलो क्वेश्चन नंबर 20 किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हमेशा बड़ा होता है, किससे? एक से। विद्युत आपेक्षिक विद्युतशीलता किसी माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता एक से बड़ा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 एक डाइइलेक्ट्रिक माध्यम के अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है तो इसे क्या कहेंगे? यानी द्विध्रुव आघूर्ण अगर शून्य होगा तो वह क्या होगा? अध्रुवीय होगा, नॉन पोलर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। एक विद्युत परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग क्या होता है? शून्य होता है। किरचॉफ का नियम में चलाएं हम लोग। चले क्वेश्चन नंबर 23 व्हीटस्टोन ब्रिज को मापने में व्यवहार किया जाता है, किसके नापने में? उच्च प्रतिरोध तथा निम्न प्रतिरोध को मापने में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ऐसे इसमें अननोन जो रेजिस्टेंस रहता है उसको मापने के लिए किया जाता है, P/Q = R/S फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 24 सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है किससे? विभव मापी से, वोल्टमीटर से। क्वेश्चन नंबर 25 दो बिंदु आवेश Q तथा -2Q एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। आवेश Q के नजदीक अगर तीव्रता E हो तो -TQ आवेश 2Q आवेश के नजदीक तीव्रता क्या होगी? -E/2। क्वेश्चन नंबर 26 अगर किसी विद्युत क्षेत्र में तीव्रता E है तो इसमें विद्युत स्थैतिक ऊर्जा घनत्व समानुपाती होगा फार्मूला के अनुसार E²। क्वेश्चन नंबर 27 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किलोवाट आवर किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किलोवाट आवर किसका मात्रक है? ऊर्जा का, यूनिट जिसे हम बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपको आता होगा बिजली बिल तो उसमें लिखा हुआ रहता होगा यूनिट। यूनिट मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। क्वेश्चन नंबर 28 विभवांतर को स्थिर रखते हुए किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को आधा करने पर उत्पन्न होगा, क्या होगा? आधा करने के बाद दुगना हो जाएगा, है ना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपको बनाए थे पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 29 किसी विद्युत बल्ब के धारा को 1% बढ़ाने पर उसकी शक्ति कितनी बढ़ जाएगी? 2%। क्वेश्चन नंबर 30
बराबर क्या होता है, वोल्ट गुने एम्पियर, वोल्ट गुने एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 31, विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने वाले परिपथ के गुण को क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 32, एम्पियर आवर किसका मात्रक है, आवेश का। अब यहां पर आप ध्यान दे देंगे, दो क्वेश्चन यहां पर आ गया, एम्पियर आवर और पीछे ये क्वेश्चन था आपको किलोवाट आवर, है ना। ये दोनों क्वेश्चन के ऊपर आप रियलाइज करेंगे एम्पियर घंटा जो मात्रक है वह आवेश का मात्रक है, ठीक है। क्यों, Q बराबर IT होता है और I का मात्रक हो गया आपको एम्पियर और T का मात्रक हो गया घंटा, तो ये क्या हो गया, एम्पियर घंटा मतलब आवेश का मात्रक हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 33, दो भिन्न धातुओं के तारों की संधि से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब जंक्शन पर ऊष्मा उत्पादन या अवशोषण होता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, पेल्टियर का प्रभाव कहते हैं, है ना। गलत हो गया है, पेल्टियर लिखना चाहिए, पेल्टिज लिखा गया, ठीक है। पेल्टियर का इफेक्ट बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 34, कूलम बराबर होता है, अभी अभी हम फॉर्मूला बताए थे उसी को हम आगे करेंगे। कूलम मीन्स हो गया आवेश, आवेश Q बराबर I इंटू टी यानी एम्पियर गुने सेकेंड। चले क्वेश्चन नंबर 35, उसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दिया गया है ना। एम्पियर घंटा एक मात्रक है किसका, संचायक सेल की धारिता का भी वही होगा, है ना, जो आवेश का होता है, यानी धारिता बराबर भी वही होता है जो मतलब एम्पियर घंटा होता है। चले एक फैराडे बराबर होता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 96,500 कूलम का, है ना। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम का। क्वेश्चन नंबर 37, तीन तार को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, प्रत्येक का प्रतिरोध 3 ओम है, इसकी समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो ये किस में जोड़ा जा रहा है, तीन तार है, समानांतर क्रम में है और प्रतिरोध है, तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 बराबर 3/3 यानी कितना होगा 1, यानी 37 का आंसर क्या होगा 1 ओम। चले क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम को क्या कहा जाता है, ओम का नियम, न्यूटन का नियम, फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम। तो इसे क्या कहा जाता है, फैराडे का नियम कहा जाता है ना। फैराडे ने खोज किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, उन्हीं के नाम पर ये हो गया फैराडे का नियम। लेंज का नियम किस संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर यह काम करता है, ठीक है। 39 का हो जाएगा बी, यानी लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर हम लोग चलेंगे। किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र में किसी बिंदु x/z पर उत्पन्न विभव v बराबर 3x² + 5 है, जहां x/z मीटर में है तथा v वोल्ट में है, तो बिंदु -2 1 0 पर तीव्रता होगी। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो x का मान यहां पर -2 है, तो -2 का हो जाएगा कितना 4, हाँ, और 4 × 12, 12 और 5 हो जाएगा 17। और इसमें हमको दिया गया है किसी विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र में किसी बिंदु x/z पर उत्पन्न विभव v बराबर 3x² + 5 है, जहां x/z जो dB/dt इसको हम करेंगे तो 3 हो जाएगा कांस्टेंट और 2 हो जाएगा, यानी 6 × x, x का मान 2 रखेगा तो कितना हो जाएगा -2 गुना 6 यानी -12 v/m। यहां पर हम ध्यान देंगे हमें क्या निकालना है, विभव दिया गया है और निकालना है तीव्रता। तीव्रता का फॉर्मूला होता है dB/dt, यानी इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, मैथ का फॉर्मूला कैलकुलस का लगाएंगे। तो x² का क्या होता है 2x होता है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 यानी 6 × x, और x का मान हमें कितना दिया गया -2, 6 मल्टीप्लाई बाई -2 यानी कितना हो जाएगा -12 वोल्ट प्रति मीटर। चले क्वेश्चन नंबर 41, प्रेरण कुंडली द्वारा प्राप्त किया जाता है अधिक वोल्टेज।
इंड्यूस्ड कॉइल के द्वारा हमें क्या प्राप्त करते हैं, अधिक वोल्टेज प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, इंड्यूस्ड इंडक्शन में हम लोग पढ़े थे, सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का हमने देखा था, ट्रांसफार्मर भी देखा था। तो उसमें हमारा काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप डाउन और स्टेप अप दोनों ट्रांसफार्मर हम लोग देखे थे। तो प्रेरण कुंडली का काम ही क्या है, उसमें अधिक वोल्टेज को प्राप्त करना, जो हम लोग सोलेनॉइड में भी देखे थे। फ्यूज वायर बना होता है किससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान देंगे। यहां पर मिश्र धातु तो दिया गया है, सभी कोई एक दूसरे का मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम से क्या बनता है, हम सभी जानते हैं, हीटर बनता है, टंगस्टन बल्ब में रहता है। टीन और शीशा का मिश्र धातु जो है, इसके द्वारा फ्यूज वायर बनाया जाता है, जो हम लोग को सभी जितने भी प्रकार के अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिसिटी का डिवाइस है, सभी में किसी न किसी प्रकार का फ्यूज वायर दिया गया था, चाहे वह मकान का हो या छोटा सा आपका रेडियो हो या टीवी हो, कुछ भी हो, सभी का फ्यूज वायर जो है टीन शीशा के मिश्र धातु से ही बना रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, अभी ये क्वेश्चन आया था हम लोग को, तो इसमें है प्रेरण कुंडली का कार्य करने का सिद्धांत क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, है ना। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, यहां पर आप ध्यान देंगे, यहां पर कंफ्यूजन यहां पर ये होता है, बच्चे लोग जो हैं आराम से विद्युत प्रेरण को टिक लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम चलते हैं। विद्युत क्षेत्र धारा घनत्व तथा प्रतिरोधकता के बीच संबंध क्या होता है, आप इसे ध्यान से और बहुत अच्छी तरह से याद कर लेंगे। E बराबर रो इंटू जे होता है। चले क्वेश्चन नंबर 45, स्वप्रेरकत्व का यूनिट हेनरी, है ना। सभी को हम जानते हैं, जहां पर इंडक्टेंस आ जाएगा उसका मात्रक क्या होगा, हेनरी होगा, चाहे वह म्यूचुअल इंडक्शन हो या सेल्फ इंडक्शन हो या सिर्फ इंडक्शन हो। चले क्वेश्चन नंबर 46, ट्रांसफार्मर की बात अभी हम तुरंत कर रहे थे। तो ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, ट्रांसफार्मर जो है निम्न विभव को उच्च विभव में और उच्च विभव को निम्न विभव में ट्रांसफर करता है एक दूसरे का, जो कि अभी हम दो ट्रांसफार्मर का नाम लिए थे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दोनों का काम होता है, दोनों को मिला देंगे तो हमारा एक आंसर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 47, अभी तुरंत ये क्वेश्चन आ गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में टर्न ऑफ सेकेंडरी जो है बड़ा होता है टर्न ऑफ प्राइमरी से। कल भी हम इस बात को, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो फर्स्ट नंबर था उसमें भी हमने बताया था कि जब भी स्टेप अप का बात आएगा तो आपका सेकेंडरी पहले हो जाएगा और प्राइमरी बाद में हो जाएगा। सेकेंडरी नंबर ऑफ कॉइल जो है वो टर्न का जो नंबर है वह ज्यादा होगा प्राइमरी से, और जैसे ही स्टेप डाउन की बात करेंगे तो प्राइमरी ज्यादा हो जाएगा सेकेंडरी से। चले एसी को मापा जाता है किससे, हम सभी जानते हैं उच्च तार यंत्र, तप्त तार यंत्र द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, चल कुंडली एमीटर द्वारा, तप्त तार यंत्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। ऐसे तो एसी को मापने के लिए यहां पर जितने दिया गया है सभी से मापते हैं हम लोग, लेकिन सभी का मापने का अलग अलग है। बहुत कम धारा को मापना है तो उसके लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पर जो हमारा एसी को मापना है तो वह तप्त तार यंत्र द्वारा होता है। चले क्वेश्चन नंबर 49, एसी का समीकरण 4 sin पाई टी है, तो इसकी आवृत्ति क्या होगा। तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो हमारा यहां पर मान जो है ओमेगा का मान यहां पर आ रहा है पाई, यानी 50 हर्ज जो हमारा ये इंडिया का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अगर अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पर 60 हर्ज चलता है। चले क्वेश्चन नंबर 50, एसी का 3A बराबर होता है। तो यहां पर ए का जो यूनिट लिखना है तो यानी कूलम बाई सेकेंड, है ना। एम्पियर कहने का मतलब है कि एम्पियर जो है किसके बराबर होगा। तो हम फार्मूला अभी हम बताए थे, Q बराबर आई टी। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई टी, यानी Q का आवेश का हमारा मात्रक क्या हो गया, कूलम, और समय का हो गया सेकंड। तो 3A को हम लिख सकते हैं 3 कूलम बाई सेकंड की हो। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन में है कि 3A है क्या। तो A मीन्स क्या है, एम्पियर है, और एम्पियर का यहां पर हम यूनिट लिखेंगे वह हमारा क्या होता है, कूलम बाई सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 51, डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत क्या होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 52, मोबिलिटी तथा अनुगमन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच संबंध। अबे पीछे जो आया था ई का फार्मूला और जे का फार्मूला, उसी के आधार पर यह भी निकाला जाता है। तो इसका एक सूत्र होता है मी बराबर वी डी बाई ई,
जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करता है। क्वेश्चन नंबर 54 है विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टेंस क्या होगा? विद्युत चालकता होता है। क्या होता है? विद्युत चालकता होता है। क्वेश्चन नंबर 55 एन लपेटनों की संख्या तथा आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली आई में वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान क्या होगा? म्यू0 साइन आई बटा 2r। ये एक बायो सावर्त का नियम हम लोग पढ़े थे, उसी से यह लिया गया है। चले क्वेश्चन नंबर 56 अगर इलेक्ट्रॉन का वेग 2i + 3j हो तथा इस पर 4k का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित हो किया जाए तो यह क्या करेगा? पथ बदलेगा, चाल बदलेगा, दोनों बदलेगा? कुछ नहीं होगा। तो 2i + 3j है और इस पर जो है 4k चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो इसका जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी सेम ही रहेगा, तो इसका पथ जो है वह बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 अब बाधा इंपेडेंस एक प्रकार का क्या है? प्रतिरोध है। ठीक है, हम लोग सर्किट एसी सर्किट 5 प्रकार का पढ़े थे, उसमें सभी में हम लोग निकाले थे इंपेडेंस, ये सभी का क्या है? प्रतिरोध है। 58 एक तार में धारा प्रवाहित करने पर कुछ दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा किसके द्वारा? 1/r के साथ। एसी परिपथ में औसत शक्ति होती है। एवरेज पावर का फार्मूला IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई, ERMS इंटू cos फाई। ठीक है, तो इसका एवरेज पावर का फार्मूला क्या हो गया? IE cos फाई। चलें क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। तो हमारा क्या है? चुंबकीय प्रेरण का मात्रक। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन यहां पर यूनिट जो है चेंज है, वेबर बाई मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को कोण से घुमाने के लिए कार्य mb × 1 - cos थीटा। आप इसे ध्यान रखेंगे, प्लस cos थीटा नहीं, माइनस cos थीटा, mb × 1 - cos थीटा। चलें, इसको अगर ज्यादा विस्तारित रूप से देखना है तो आप वीडियो देखेंगे, उसमें बताया गया है पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 63 आयन परमाणु लगातार टक्कर के बीच विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करता है वक्र पथ में। किसमें? वह पथ क्या है? वक्र पथ है। आयन परमाणु लगातार टक्कर के बीच विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करता है किसमें? वक्र पथ में। चले क्वेश्चन नंबर 64 कहता है दिए गए परिपथ में धारा I का मान आपको बताना है। तो हम सभी जानते हैं धारा I किसी भी बिंदु पर जितने भी इनकमिंग करंट है और आउट गोइंग करंट है, दोनों का मान जो है बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इनकमिंग में हमारा कौन है? सिर्फ 7A है। इनकमिंग हमारा 7A है और आउट गोइंग सब कुछ है। तो हम देख रहे हैं कि 3 और 5 हो जाएगा 8 और 2 10, 10 में से 7 चल जाएगा तो 3 आएगा। और ये चूंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं साइन का भी चलेगा, तो ये 7 बराबर हो जाएगा 3 + 5 + 2 + 1, तो 7 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा? -3 एम्पियर। चलो क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? विद्युत चुंबक किससे बनाया जाता है? तो यहां पर जो है आंसर आपका गलत दे दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन मैग्नेट जो है नरम लोहा से बनाया जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, नरम लोहा। अब यहां पर आपको क्लियर कर दें कि इस धरती पर एक जगह है एशिया माइनर, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे। वहां पर का हर पहाड़ का जो पत्थर है वह अपने आप में एक चुंबक है, और उसी चुंबक के बीच में नरम लोहा या इस्पात को रख करके उसके ऊपर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का फील्ड निर्धारित होता है, उसके ऊपर जो है हैमरिंग किया जाता है। सॉफ्ट आयरन से हैमरिंग किया जाता है, तो वह नरम लोहा के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जो है इंड्यूस्ड हो जाता है और वह हमारा मैग्नेट बनता है।
तो चलें हम क्वेश्चन नंबर 65 को एक बार आप फिर से ध्यान देख लेंगे। इसका आंसर जो है बी होगा, जबकि यहां पर प्रिंट सी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर हम चलते हैं। विद्युत रेखा इक्वेटर पर चुंबकीय नमन कोण कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव का बल आघूर्ण का फार्मूला लिखना है यहां पर mb sin थीटा। क्या होता है फार्मूला? mb sin थीटा। कैथोड किरणें क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है कौन? दोनों मान और दिशा। हाँ, दोनों मान और दिशा एसी में बदल जाता है, क्योंकि ये साइन का फॉर्म होता है। हम लोग सभी जानते हैं एसी जो है साइन का फॉर्म होता है, उसका डायरेक्शन इस प्रकार से चलता है। तो इसमें आपका एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज हो जाते हैं। चले क्वेश्चन नंबर 70, कूलम्ब बल क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय बल है या विद्युतीय बल है या संरक्षी बल है? ये सभी है। तो क्या होगा? या दोनों होगा। प्रावैधता का मात्रक क्या है? आपके यहां सामने दिया गया है c के पावर 2 n-1 m-2। क्वेश्चन नंबर 72, एक कूलम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम्ब में। इसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलम्ब हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स का मान कितना होगा? 9 से गुना करेंगे इसको, 36 पाई गुने 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होगा। क्वेश्चन नंबर 74, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। अभी हम बात कर रहे थे विद्युतीय क्षेत्र का, तो उसमें हम आए थे बल के आधार पर, तो वह संरक्षी का नाम वहां पर हम लिया था। तो इसी क्वेश्चन का ये रिपीट हुआ यहाँ पर। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। चले क्वेश्चन नंबर 75, विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अभी ये क्वेश्चन ऊपर में भी रिपीट हुआ था। तो वहां पर वो चूंकि बात था मैग्नेट का और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बात है, तो me1 - cos थीटा, वहां पर mb1 - cos थीटा था। क्वेश्चन नंबर 73, यदि चालक की लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, ओम नियम का पालन नहीं करता है कौन? विद्युत रोधी, अर्धचालक, डायोड। कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं ओम का नियम को पालन करता है। क्वेश्चन नंबर 78, फिगर आप देख रहे हैं, चित्र में एक सीधी चालक से धारा एवं सी प्रवाहित हो रहा है, जो दो भाग में वृत्तीय लूप में बढ़ जाता है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? दो भाग में बढ़ रहा है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? या 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, विद्युतीय वाहक बल की विमा क्या होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और हम आपको मॉडल सेट में भी ये क्वेश्चन को हमने दिया है, और फर्स्ट नंबर जो वीडियो हमने बनाया था ऑब्जेक्टिव, उसमें भी था और इसमें भी है। तो आप इसका आंसर देख रहे हैं ml2 t-3 I-1। कभी कभी आई का नाम चेंज कर देता है, एम्पियर लिख देता है, ये लिख देता है। लेंज का नियम संबंध है किससे? ऊर्जा से। किससे है? ऊर्जा से। जल के भीतर स्थित हवा का बुलबुला चमकता हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। जल के भीतर स्थित हवा का बुलबुला चमकता हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83, एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है? 0 होता है ना? कितना होता है? 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान I0 हो तो वर्ग माध्य मूल्य का मान क्या होगा? I0/√2। कितना होगा? I0/√2। आप इसे याद रखेंगे। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? वही जो कि रेजिस्टेंस का होता है, ओम, है ना? क्या होगा? ओम। क्वेश्चन नंबर 86, यदि विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ज हो तो धारा का मान 0 होने की आवृत्ति होगी 100 हर्ज, 25 हर्ज, 50 हर्ज, 200 हर्ज। ठीक है, तो इसका कितना होगा? 100 हर्ज।
है ना। धारा का मान शून्य होने के लिए आवृत्ति कितना होगा, 100 हर्ज होगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो 100 हर्ज होता ही नहीं है ना, इंडिया में 50 हर्ज ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 87, एलसीआर परिपथ के विद्युत अनुनाद होने के लिए आवश्यक क्या है, ओमेगा एल बराबर 1 ओमेगा सी। इसको अगर हम दूसरे रूप में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/LC, और ओमेगा का मान अगर सिर्फ लिखना चाहेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा √1/L इंटू सी। क्वेश्चन नंबर 88, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। तारे की टिमटिमाने का कारण क्या है, आवर्तन नहीं अपवर्तन होता है। ठीक है, यहां पर प छूट गया है। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, अपवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 90, चित्र में धारा प्रवाहित होता हुआ एक लूप XY तल में रखा गया है। जेड अक्ष के दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जब आरोपित किया जाता है तो लूप क्या होगा। आप फिगर को देखें, सबसे पहले इसमें एक्स और वाई अक्ष बनाया गया है। इसमें आपको एक्स अक्ष के ऊपर है ना, एक्स अक्ष हमारा इससे 90 डिग्री पर क्रॉस करेगा, तो ये हमारा ये एक्स अक्ष हो गया। एक्स अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र जब आरोपित किया जाएगा तो ये क्या होगा, लूप जो है एक्स अक्ष की दिशा में चलता है। एक्स अक्ष की दिशा ये प्लस एक्स की ओर चलेगा या माइनस एक्स की ओर चलेगा, या लूप संकुचित हो जाएगा या लूप फैल जाएगा। तो क्या होगा, लूप फैल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता क्या होगी। उत्तल लेंस को पानी में डुबाने के बाद इसकी क्षमता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 जो है क्वेश्चन क्या है, एक वर्ण प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तब निम्नलिखित में से कौन नहीं बदलता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। आप इसे अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे कि किसी भी लाइट का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद उसकी जो आवृत्ति जो है वह नहीं बदलती है, बाकी सब कुछ बदल जाता है। 93, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, अवरोधक के किनारे से प्रकाश तरंगों के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, स्कैटरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, किस कारण से हवा का एक बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 96, पानी में डुबाने पर एक लेंस का फोकल लंबाई क्या हो जाएगा, 4f 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बढ़ जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन को ये घटने और बढ़ने से भी आता है। तो अगर आएगा कि पानी में डुबाने पर एक लेंस का फोकल लंबाई क्या होगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और कितना गुना बढ़ता है, तो 4 गुना बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, एम्पियर का परिपथीय नियम किसके अनुरूप है, गॉस प्रमेय के आधार पर है। और हम लोग इसमें सिद्ध भी करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस के प्रमेय के आधार पर कूलम का प्रमेय को भी साबित करते हैं। और यहाँ पर हमारा दिया गया है एम्पियर का परिपथीय नियम किसके अनुरूप है, तो गॉस के प्रमेय के नियम के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर 98 जो है वह है, चुंबकीय ध्रुव पर एक लेंस का फोकल लंबाई f हो जाएगा। यहां पर अब आपको इसका चुंबकीय ध्रुव का लेंस का जो है फोकल लंबाई का यहां पर यूनिट लिखना है, तो एम्पियर इंटू मीटर होता है। कितना होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 99, एक लेंस का फोकल लंबाई f मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होती है, 1/f डायोप्टर होता है मीटर में। अगर इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 100/f डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 100 200 सेंटीमीटर तथा -40 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के दो लेंस संपर्क में है, इसकी संयोजन की क्षमता होगी। हम लोग फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, तो 20 में से 40 जाएगा यानी -20, और -20 से हम डिवाइड करेंगे 100 को, तो हमारा कितना आएगा, -5 आएगा।
है ना, तो इसका आंसर होगा -5 डायोप्टर। कितना होगा? -5 डायोप्टर होगा। इसका आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 135, विनाशी व्यतिकरण डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस क्या होता है? आप याद रखेंगे इसको 2nn प्लस π/2, और जब कंस्ट्रक्टिव की बात करेंगे तो यह n π हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n π हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन आपके सामने है। व्यतिकरण में जब भी हम बात करेंगे इंटरफेरेंस में, तो पाथ डिफरेंस जो है जब डिस्ट्रक्टिव होगा तो 2n + 1 λ/2, और जब यह कंस्ट्रक्टिव होगा तो n लैम्डा होगा। ये फ्रिंज ब्रीथ निकालने में हम लोगों ने देखा था इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 137, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ होती है। क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक परमाणु के नाभिक में रहता है क्या? ये तो सभी कोई जानता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 139, निम्नलिखित में से कौन मूल कण है? फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है। क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो एटम के अंदर में है ही, और अल्फा कण उसके अंदर में नहीं है, तो ये मूल पार्टिकल फंडामेंटल पार्टिकल जो है अल्फा कण नहीं है। चले क्वेश्चन नंबर 140, तो फ्रेनल का नियम, फ्रेनल दूरी का मान कितना होता है? तो ए है a²/λ। आपको ये मॉडर्न फिजिक्स में फ्रेनल डिस्टेंस पढ़ना है, तो आप उसे देख लेंगे एक बार फिर पुनः, अगर मौका मिलेगा तो पुनः हम इसे बता देंगे आपको स्पेशल वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 141 में नाभिक का आकार कितना होता है? 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, और इसी को अगर मीटर में करेंगे तो 10⁻⁻15 मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के बीच संबंध क्या है? E = mc², ये सब कोई जानता है ना, क्या होगा? E = mc²। 143, लैम्डा बराबर 1 एंगस्ट्रम के x किरणों की आवृत्ति क्या होगी? तो अब यहाँ पर हमारा दिया गया है 1 एंगस्ट्रम, तो एंगस्ट्रम का x किरण की आवृत्ति है, तो यह 10⁻18 हर्ट्ज के रेंज में जाएगा। चूंकि जैसे ही हम एक्स किरण की बात करेंगे तो वह 15 से ऊपर चला जाता है, तो 15 से नीचे वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं इसमें, और इवन 15 वाला भी नहीं होगा, तो 15 से ऊपर में हमारा क्या है? 3 × 10⁻18। 144, चैडविक ने किसका खोज किया? न्यूट्रॉन का। क्वेश्चन नंबर 145, एक परमाणु में परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या दिया गया है, इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या दोनों बराबर होता है, तो यानी परमाणु संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान संख्या को हम A से डिनोट करते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या जो भी होगा वह हमारा परमाणु की संख्या होगा, और परमाणु की संख्या यहाँ पर Z है तो Z लिखेंगे। अगली क्वेश्चन को हम देखते हैं। जेसी बोस के अनुसार ईएम वेव में तरंग लंबाई का रेंज क्या होता है? तो 25 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर के बीच में होता है। एम द्रव्यमान एवं ई आवेश वाले इलेक्ट्रॉन आर त्रिज्या वाला वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, जिसकी कोणीय संवेग एल है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? EL/2m। क्वेश्चन नंबर 153, मैक्सवेल की परिकल्पना के अनुसार परिवर्ती विद्युत क्षेत्र स्रोत है चुंबकीय क्षेत्र का। मैक्सवेल का 4 नियम पढ़ना है आपको थर्मोडायनेमिक्स में, आप देखेंगे आपको इंटरमीडिएट कक्षाओं में इसका सिर्फ मतलब कि एक क्या बोलते हैं, एक झलक दिया गया है। आप पार्ट 1 में जैसे ही जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का चारों जो इक्वेशन है वो सबको अलग अलग पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 154 में चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच फेज डिफरेंस कितना होता है? 0 होता है। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत कितना दूर में है? 40 किलोमीटर के ऊपर, 40 से 50 किलोमीटर के ऊपर में या ओजोन का परत है। यानी इसको अगर हमें राउंड फिगर में देखते हैं तो किसी किसी किताब में इसको 60 किलोमीटर से ऊपर भी बताया गया है। तो आप इसमें ध्यान देंगे, जैसे ही 100 के नीचे भी कोई भी रहेगा ऑप्शन तो वह आपका सही होगा। अब अगर नियर अबाउट अगर होगा तो आपको उसमें ध्यान रखना होगा 60 के नजदीक में आप जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 156, पृथ्वी की सतह से आयनोस्फीयर कितने दूर पर है? 200 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 157, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय वर्णपट में उच्च आवृत्ति किसकी होती है? गामा किरणों की। अब यहां पर जो आपको देख रहे हैं बुलियन व्यंजक दिया गया है। 5 गेट के बारे में आपको हमने बताया था, उसमें गेट का नाम हम आपको यहां पर बता देते हैं। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, और आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो नैंड गेट और नॉर गेट। इस प्रकार से 5 गेट आपको लॉजिक गेट में पढ़ना है, जिसके आधार पर हमारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अभी आ रहा है, हम देख रहे हैं पहले से अभी की स्थिति में देखते हैं कि पहले का मोबाइल जब आता था तो इतना मोटा था और भारी भर का मोबाइल था, और आज जो मोबाइल जो है इस लॉजिक गेट के कारण पेन के अंदर में समाहित हो गया। एक पेन ही जो है सारा काम कर रहा है अभी। तो हम यहां पर देखते हैं गेट के बारे में। तो नॉर गेट के लिए बुनियादी व्यंजक क्या होता है? तो a प्लस बी, नॉर मतलब हो गया और में नॉट को लगाएंगे तो a प्लस बी हमारा और का है, और उसके ऊपर बार दे देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नॉर का हो जाएगा। उसी प्रकार से ये लॉजिक गेट जो आप देख रहे हैं वह किसका है? या अगर हम ये बबल को हटा दें, इसको बबल बोलते हैं, इस बबल को हटा दें तो यह बबल जो है यह सिंबल है नॉट का। किसका सिंबल है? नॉट का। अब ये फिगर को हम देखेंगे तो यह फिगर हमारा और का है, और में नॉट लगा हुआ तो यह किसका बन जाएगा? नॉर गेट का हो जाएगा। अब यहीं पर हम आपको पुनः हम बता दें, अगर इसी को ये कर्व ना रख करके अगर यह सीधा हो जाए और ये जो है इस प्रकार से सीधा हो और यहां आकर के डोम का शेप बनाए तो यह हमारा हो जाता है किसका? एंड गेट का। और एंड गेट में हम जब नॉट लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नैंड गेट हो जाएगा। तो आप यहां पर 5 गेट को आराम से देख सकते हैं। अब रह गई बात नॉट गेट का, तो नॉट गेट जो है एक त्रिभुज के आकार का होता है और यहां पर बबल लगा हुआ रहेगा, उसमें 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट होगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं जहां पर आउटपुट और इनपुट की बात होगी तो हमारा जो है और गेट और जो हमारा एंड गेट है उसमें 2 इनपुट होगा और 1 आउटपुट होगा। तो चलें हम यहां पर देखते हैं। यहां पर नॉर का हमने देख लिया, या लॉजिक गेट को भी हमने देख लिया। इस लॉजिक गेट के आधार पर 5 लॉजिक गेट है, उसका हमने सिंबल भी देख लिया। अगर यहां पर क्लियर नहीं होगा तो आप अपना मॉडर्न फिजिक्स का बुक जरूर से जरूर एग्जाम के पहले निकाल लेंगे, क्योंकि लॉजिक गेट का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। 5 लॉजिक गेट में किसी न किसी लॉजिक गेट का आपको 3 प्रकार का चीज पूछा जाता है। इसका सिंबल हो गया, इसका बुलियन व्यंजक हो गया और टेबल ट्रूथ हो गया। ये 3 क्वेश्चन है किसी न किसी प्रकार से आपको जरूर रहेगा। तो चलें हम आगे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम लोग लास्ट करने जा रहे हैं। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जो कि हम लोग 25 सेंटीमीटर आज से नहीं क्लास 6 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है? कैथोड किरण। हम लोगों ने देखा था 6 से 7 क्लास से ही हम लोग कैथोड किरण को पढ़ते चले आ रहे हैं। टीवी संप्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। पृथ्वी पर किसी स्थान पर इस टॉपर से कितनी दूरी पर संप्रेषण भेजा सकता है? इसे फार्मूला हम पिछली बार में आपको पिछली वीडियो में इसे बना करके न्यूमेरिकल में हमने बताया ये कितना आता है 56 किलोमीटर। ये क्वेश्चन जो है प्रिंटेड क्वेश्चन है। अगर आएगा टीवी से क्वेश्चन तो यही आएगा न्यूमेरिकल में, चाहे वह सब्जेक्टिव में आ जाए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए। टीवी प्रेशर से अगर क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, यही 245 मीटर रहेगा और यही आंसर आपका 56 किलोमीटर रहेगा। आप इसे एकदम माइंड मेकअप कर लें। चलें क्वेश्चन नंबर 163 में 6.62 जूल के विकिरण के उत्सर्जन में 10 के पावर 14 हर्ट्ज आवृत्ति के फोटोन की संख्या कितनी होगी? 10 के पावर 20। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हैं। टीवी प्रसारण के लिए ऑडियो सिग्नल के लिए किस प्रकार का मॉड्यूलेशन किया जाता है? तो टीवी में हमारा आवृत्ति मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन चलता है। रेडियो की अगर हम बात करेंगे तो आयाम मॉड्यूलेशन, एएम और एफएम 2 चीज है यहां पर। तो टीवी के लिए एफएम चलता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर हम रेडियो की बात करेंगे तो जो हमारा रेडियो का पहले जो रेडियो था जो बहुत आवाज करता था, नाम बता देते हैं उसको, संतोष रेडियो बोलते थे, है ना। एक बार स्टार्ट होता था किसी के घर से तो उस समय उस जमाने में हम लोग समझते थे कि वह बहुत ही अमीर आदमी है। तो उस रेडियो में क्या था? आपको एएम सिर्फ था, तो उसमें एएम सिर्फ चलता था, एएम और एसडब्ल्यू पीछे में खुट्टी रहता था मिलाने वाला।
अब उसके बाद एक और रेडियो आया, जो पतला सा रेडियो आया जिसमें एंटीना लगा हुआ रहता था, उसको बोलते थे एफएम रेडियो। तो वह एफएम रेडियो और ये टीवी का रेडियो है ना, ये दोनों जो है आवृत्ति मॉड्यूलेशन से चलता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने देखा है और कोशिश किया है कि पूरे फिजिक्स को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समाहित करें, जो किसी न किसी रूप से आपको हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके लिए आपको अपने से सेल्फ स्टडी के ऊपर जाना होगा, चूंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी होता है। अगर बच्चों आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, किसी के भरोसे रहेंगे, तो वह काम आने वाला नहीं है। आपका अपना पैर ही आपको काम आएगा। आपने कक्षा 3 में भी पढ़ा होगा, है ना, खरगोश की कहानी, किस प्रकार से मित्रों ने उसको कोई सहायता नहीं किया, लेकिन उसका पैर जो है उसको सहायता किया था। तो हम आपसे पुनः निवेदन करूंगा और आग्रह करूंगा कि आप जीजीपी के साथ जुड़े रहें, गया गाइडेंस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहेंगे। आपके एग्जाम के पहले तक बहुत सारा जो है मटेरियल हम आपको देने जा रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट में मिलेगा। आप जीजीपी के साथ जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।